हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया चैप्टर बजट 2024-25 इस टॉपिक को कवर करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया। यह मोदी 3.0 की पहली बजट है। केंद्रीय बजट 2024-25 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को संसद में पेश किया। यह मोदी 3.0 की पहली बजट है। बजट में 4 जातियों पर विशेष ध्यान: गरीब, युवा, महिलाएं और अन्नदाता। गरीब, युवा, महिलाएं और अन्नदाता। बजट का थीम है रोजगार, कौशल, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। बजट वित्त वर्ष 2024-25 नियमित के लिए जीडीपी 3,26,36,912 करोड़ आकलित की गई है, जो वित्त वर्ष 2023-24 से 10.5% अधिक है। कुल 48.21 लाख करोड़ 48,20,500 करोड़ का बजट। कुल प्राप्तियां होने का अनुमान 48,20,512 करोड़, जिसमें राजस्व प्राप्तियां 31,29,200 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां हैं 16,91,312 करोड़। कुल खर्च होने का अनुमान 48,20,512 करोड़, जिसमें राजस्व खर्च है 37,09,401 करोड़। पूंजीगत खर्च है 11,11,111 करोड़। विभिन्न घाटा 2023-24 का संशोधित अनुमान। 2024-25 का बजट अनुमान। राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.6%। कुल है 16,53,670 करोड़। जीडीपी का 4.9%। कुल है 16,13,312 करोड़। राजस्व घाटा जीडीपी का 2.6%। कुल है 7,65,624 करोड़। जीडीपी का 1.8%। कुल है 5,80,201 करोड़। प्रभावी राजस्व घाटा जीडीपी का 1.6%। कुल है 4,61,837 करोड़। जीडीपी का 0.6%। कुल है 1,89,423 करोड़। 1,89,423 करोड़। प्राथमिक घाटा जीडीपी का 2%। कुल है 5,89,799 करोड़। जीडीपी का है 1.4%। कुल है 4,50,372 करोड़। नोट पॉइंट: सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को जीडीपी का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,13,312 करोड़ 16.13 लाख करोड़ लगाया गया है, अर्थात
इस बार सरकार को 16.13 लाख करोड़ रुपया उधार कर्ज लेना पड़ेगा। बजट 2024-25 का शीर्ष 4 मद रुपया कहां से आता है? उधार और अन्य देयताएं से 27%, आयकर इनकम टैक्स से 19%, माल और सेवा कर जीएसटी से 18% और निगम कर से 17% आता है। रुपया कहां जाता है? करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 21%, ब्याज अदायगी 19%, केंद्रीय क्षेत्र की योजना 16%। इसमें रक्षा और आर्थिक सहायता पर पूंजी परिव्यय शामिल नहीं है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण से 9% रुपया जाता है। बजट भाषण खंड ए। इस बजट में सभी के लिए भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए निम्नलिखित 9 प्राथमिकताओं के संबंध में सतत प्रयासों का परिकल्पना की गई है। विकसित भारत की दिशा में 9 बजट प्राथमिकताएं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार, नई पीढ़ी के सुधार। प्राथमिकताएं 1। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, अनुकूलनीयता। कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का आवंटन। किसानों की खेती-बाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी। प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था के साथ अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि से जोड़ा जाएगा। इसका कार्यान्वयन वैज्ञानिक संस्थानों और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए 10,000 आवश्यकता आधारित जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु एक कार्यनीति बनाया जाएगा। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के नज़दीक बड़े पैमाने पर सब्जी उत्पादन क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। 3 साल में किसानों और उनकी जमीन को शामिल करने के उद्देश्य से राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना डीपीआई को लागू किया जाएगा। डीपीआई का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ के डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा। 600 करोड़ किसानों के जमीन के ब्यौरा को रजिस्ट्री में दर्ज किया जाएगा। 5 राज्यों में जन समर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी होंगे। झींगा खेती प्रसंस्करण और निर्यात के लिए नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी। प्राथमिकता 2 रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण।
सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के भाग के रूप में रोजगार संबंध प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं को लागू करेगी। योजना क, पहली बार पाने वाले ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार रोजगार पाने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये तक के 1 महीने का वेतन 3 किस्तों में दिया जाएगा। जिनका वेतन प्रति माह 1 लाख रुपए से कम है, प्रति वर्ष 1 करोड़ लाभान्वित होंगे। योजना की अवधि 2 वर्ष होगी। योजना ख, विनिर्माण में रोजगार सृजन। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को सीधे विनिर्दिष्ट स्केल पर नौकरी के पहले 4 साल में दोनों के ईपीएफओ में उनके अंशदान के संबंध में प्रोत्साहन दिया जाएगा। नियोक्ता को 50 या बेस लाइन का 25% जो भी कम हो नियुक्त करना होगा। योजना ग, नियोक्ताओं को मदद। सरकार नियोक्ता को उसके ईपीएफओ योगदान के लिए 2 साल तक हर अतिरिक्त कर्मचारियों पर 3,000 रुपये प्रत्येक महीना भुगतान करेगी। कर्मचारी पहली बार ईपीएफओ में शामिल हुए हो और उनकी वेतन 1 लाख से कम हो। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए औद्योगिक सहयोग से महिला छात्रावास और शिशु गृहों की स्थापना। महिला केंद्रित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन। महिला स्वयं सहायता समूह उद्यम को बाजार तक पहुंच को बढ़ाना। कौशल विकास। प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत 5 वर्षों की अवधि में 20 लाख युवाओं के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। हब और स्कोप व्यवस्था के तहत 5 साल में 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। 7.5 लाख रुपए तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संबोधित किया जाएगा। घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए वित्त सहायता। यह ऋण राशि के 3% की वार्षिक सब्सिडी के साथ हर साल 1 लाख छात्रों को दी जाएगी। प्राथमिकता 3 समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय। मिशन पूर्वोदय के साथ बिहार में अवसंरचना विकास। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के साथ गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से बिहार में निम्न अवसंरचना को निर्माण किया जाएगा। 1. पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे का निर्माण। 2. बक्सर भागलपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण। 3. बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं का विकास। 4 है बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल का निर्माण। 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं आरंभ की जाएगी, जिसमें पीरपैंती में 2400 मेगावाट का नया विद्युत संयंत्र शामिल। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम। राज्य की राजधानी की आवश्यकता को देखते हुए
बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से मौजूदा वित्त वर्ष 15,000 करोड़ रुपए की विशेष वित्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। विशाखापत्तनम, चेन्नई औद्योगिक गलियारे के कोपार्थी क्षेत्र और हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओवरकाल क्षेत्र में पानी, बिजली, रेलवे और सड़कों जैसी आवश्यक अवसंरचनाओं के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकानों की घोषणा की गई। महिलाओं और लड़कियों को फायदा पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए कुल 3 लाख करोड़ रुपए का आवंटन की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में जनजातीय परिवारों का सामाजिक आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसमें 63,000 गांवों के 5 करोड़ जनजातीय लोग लाभार्थी होंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 100 शाखाएं खोली जाएगी। ग्रामीण अवसंरचना सहित ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्राथमिकता 4 विनिर्माण एवं सेवाएं। विनिर्माण क्षेत्र में एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना, गिरवी या तृतीय पक्ष गारंटी के बिना मशीनरी और उपयोग की खरीद के लिए एमएसएमई को आवधिक ऋण की सुविधा देने के लिए ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी, जो प्रत्येक आवेदक पर 100 करोड़ रुपए तक का गारंटी दिया जाएगा। एमएसएमई को उनके संकट अवधि के दौरान बैंक ऋण जारी रखने की सुविधा के लिए एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है। मुद्रा लोन। मुद्रा ऋणों की सीमा को उन उद्यमी के लिए मौजूदा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया जाएगा, जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत ऋण लिया हो और पहले के ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया है। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए कारोबार की सीमा 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए दिया गया। एमएसएमई क्षेत्र में 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इडिएशन इकाइयां स्थापित करने के लिए वित्त सहायता दी जाएगी। एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और प्रशिक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। एमएसएमई तथा पारंपरिक कारीगरों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों को बेचने के सक्षम बनाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड में ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मुख्य खनिज मिशन। घरेलू उत्पादन महत्वपूर्ण खनिजों की रिसाइक्लिंग और विदेशों में महत्वपूर्ण खनिज संपदा का अधिग्रहण करने के लिए महत्वपूर्ण खनिज मिशन की स्थापना होगी। 500 शीर्ष कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना में 5,000 रुपये प्रति माह का इंटर्नशिप भत्ता और एक मुश्त 6,000 रुपये की सहायता दी जाएगी। 100 शहरों में
या उसके आसपास संपूर्ण अवसंरचना के साथ निवेश हेतु प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित किया जाएगा। राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी जाएगी। एलएलपी के स्वैच्छिक क्लोजर हेतु सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सीलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट CPACE की सेवाएं प्रदान की जाएगी। प्राथमिकता 5 शहरी विकास 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 14 बड़े शहरों के लिए कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजना तैयार की जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्र सहायता सहित 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के अगले 5 वर्ष में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों को समाधान किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए नई योजना की परिकल्पना की गई है। 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तथा वित्त रूप से व्यवहार परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। प्राथमिकता 6 ऊर्जा संरक्षण। अंतरिम बजट में की गई घोषणा के अनुरूप 1 करोड़ घरों को प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया। विद्युत भंडारण के लिए पंप स्टोरेज परियोजनाओं को बढ़ावा देने की एक नीति। सरकार भारत स्मॉल रिएक्टर की स्थापना, भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के अनुसंधान और विकास तथा परमाणु ऊर्जा के लिए नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी करेगी। उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी का प्रयोग 800 मेगावाट का वाणिज्य संयंत्र स्थापित करने के लिए NTPC और BHEL के बीच एक संयुक्त उद्यम प्रस्तावित है। हार्ड टू एबेट उद्योगों को ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से उत्सर्जन लक्ष्य की ओर ले जाने के लिए एक रोडमैप तैयार किया जाएगा। इन उद्योगों को वर्तमान के परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड पद्धति से इंडियन कार्बन मार्केट पद्धति में परिवर्तन करने के लिए उपयुक्त विनियम बनाए जाएंगे। प्राथमिकताएं 7 अवसंरचना। केंद्र सरकार द्वारा अवसंरचना में निवेश के लिए पूंजीगत व्यय में 11,11,111 करोड़ रुपए, GDP का 3.4% का प्रावधान किया गया है। राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता करने के लिए इस वर्ष भी 1.5 लाख करोड़ रुपए के ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान, 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 आरंभ किया जाएगा। बिहार में कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक और अन्य योजनाओं जैसी परियोजनाओं के लिए
11,500 करोड़ रुपए की वित्त सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार बाढ़, भूस्खलन और अन्य संबंधित परियोजनाओं के लिए असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम की सहायता प्रदान करेगी। पर्यटन, विष्णुपद मंदिर गलियारा, महाबोधि मंदिर गलियारा का व्यापक विकास किया जाएगा। राजगीर में 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत का प्राचीन मंदिर, 7 गर्म जल धाराएं और नालंदा विश्वविद्यालय पुनरुत्थान के अलावा नालंदा को एक पर्यटक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा के मंदिरों, स्मारक, शिल्प, वन्यजीव अभयारण्य, प्राकृतिक भूदृश्य और प्राचीन समुद्री तट के विकास हेतु सहायता की जाएगी। प्राथमिकता 8 नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, मूलभूत अनुसंधान और प्रोटोटाइप विकास के लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फंड की शुरुआत की जाएगी। वाणिज्य स्तर पर निजी क्षेत्र द्वारा संचालित अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की वित्त पूल व्यवस्था स्थापित करेगी। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना बढ़ाने पर निरंतर जोर देते हुए 1,000 करोड़ रुपए की उद्यम पूंजी निधि की व्यवस्था की जाएगी। प्राथमिकता 9 नई अगली पीढ़ी के सुधार, ग्रामीण भूमि संबंधी कार्यों में निम्नलिखित बिंदु शामिल होंगे। सभी भूखंडों के लिए विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या ULPIN अथवा भू आधार निर्धारित करना। संवर्ग मानचित्रों का डिजिटलीकरण, वर्तमान स्वामित्व के अनुसार मानचित्र उप प्रभागों का सर्वेक्षण, भू रजिस्ट्री की स्थापना और कृषक रजिस्ट्री से जोड़ना है। शहरी भूमि संबंधी कार्य, शहरी क्षेत्रों के भूमि अभिलेखों को GIS मैपिंग के साथ अंकीकृत किया जाएगा। श्रमिकों के वन स्टॉप समाधान के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों से जोड़ा जाएगा। NPS वात्सल्य, माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPS वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। माता पिता और अभिभावकों द्वारा अवयस्क बच्चों के लिए अंशदान हेतु NPC वात्सल्य योजना शुरू की जाएगी। व्यवसाय करने की आसानी को बढ़ावा देने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 जल्द ही लाया जाएगा। बजट भाषण खंड बी, अप्रत्यक्ष कर, क्षेत्र विशेष के लिए सीमा शुल्क के निम्नलिखित प्रस्ताव किए गए हैं। औषधि एवं चिकित्सक उपकरण, कैंसर की 3 दवाइयाँ ट्रेस्टुजुमाब, डिक्सटिकेन, ओस्मिस्ट्रीनिब और डुरालुमैब को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट कर दी गई। मोबाइल फ़ोन और संबंधित पुर्जे, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली और मोबाइल चार्जर पर मूलभूत सीमा शुल्क को घटाकर 15% किया गया। महत्वपूर्ण खनिज, 25 महत्वपूर्ण खनिजों की सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट और 2 महत्वपूर्ण खनिजों पर BCD को कम करने का प्रस्ताव। कीमती धातु, सोने और चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया
और प्लैटिनम पर 6.4% किया गया। अन्य धातु लौह, निकेल और बिलिस्टर तांबे पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। लौह स्क्रैप और निकेल कैथोड पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। तांबे स्क्रैप पर 2.5% रियायती मूलभूत सीमा शुल्क। इलेक्ट्रॉनिक्स रजिस्टरों के विनिर्माण हेतु ऑक्सीजन मुफ्त तांबे पर कुछ शर्तों पर मूलभूत सीमा शुल्क हटाया गया। रसायन एवं पेट्रोकेमिकल अमोनियम नाइट्रेट पर मूलभूत सीमा शुल्क को 7.5% से बढ़ाकर 10% किया गया। प्लास्टिक पीवीसी फ्लेक्स बैनरों पर मूलभूत सीमा शुल्क को 10% से बढ़ाकर 25% किया गया। दूरसंचार उपकरण विनिर्दिष्ट दूरसंचार उपकरण के पीसीबीए पर बीसीडी को 10% से बढ़ाकर 15% करने का प्रस्ताव। व्यापार सुविधा घरेलू विमानन और नाव तथा जलयान के एमआरओ उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मरम्मत के लिए आयात की गई वस्तुओं के निर्यात के लिए समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव। वारंटी वाली वस्तुओं को मरम्मत के लिए पुनः आयात करने की समय सीमा को बढ़ाकर 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने का प्रस्ताव। सौर ऊर्जा सोलर सेल और पैनलों के विनिर्माण के इस्तेमाल होने वाली पूंजीगत वस्तुएं सीमा शुल्क के दायरे से बाहर कर दिया गया। समुद्री उत्पाद कुछ बर्ड ब्रूड स्टॉक, पॉलीकेट वर्म, सीप और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव। सीप और फिश फीड के विनिर्माण के इस्तेमाल होने वाले विभिन्न कच्चे माल को भी सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव। प्रत्यक्ष कर आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई। आयकर अधिनियम 1961 की व्यापक समीक्षा की घोषणा की गई। टीडीएस का सरलीकरण विभिन्न भुगतानों पर 5% टीडीएस दर को घटाकर 2% टीडीएस कर दिया जाएगा। म्यूचुअल फंडों या यूटीआई द्वारा यूनिटों की पुनः खरीद पर 20% टीडीएस दर को समाप्त करने का प्रस्ताव। ई कॉमर्स ऑपरेटरों पर टीडीएस दर को 1% से घटाकर 0.1% करने का प्रस्ताव। टीडीएस के भुगतान में विलंब को टीडीएस की विवरणी फाइल करने की नियत तारीख तक डिक्रिमिनलाइज करने का प्रस्ताव। पुनर्निर्धारण का सरलीकरण किसी कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने के 3 से 5 वर्षों के बाद किसी कर निर्धारण को नए सिरे से केवल तभी खोला जा सकेगा जब कर की छूट प्राप्त आय 50 लाख या उससे अधिक हो। कैपिटल गेन का सरलीकरण और युक्तिकरण कुछ वित्त परिसंपत्तियों के संबंध में लघु अवधि के लाभ पर 20% दर से कर लगेगा। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय परिसंपत्तियों पर दीर्घ अवधि के लाभों पर 12.5% की दर से कर लगेगा।
परिसंपत्तियों पर कैपिटल गेन की छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव। 1 वर्ष से अधिक समय तक रखी गई सूचीबद्ध परिसंपत्तियों को दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, जबकि गैर सूचीबद्ध वित्त परिसंपत्तियों और सभी गैर वित्त परिसंपत्तियों के दीर्घकालिक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए कम से कम 2 वर्षों के लिए रखना होगा। मुकदमेबाजी और अपील। अपील में लंबित कतिपय आयकर विवादों के समाधान के लिए विवादों से विश्वास योजना 2024 का प्रस्ताव किया गया। टैक्स अधिकरणों, उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में प्रत्यक्ष करों, उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित अपीलों को दायर करने के लिए मौद्रिक सीमाओं को क्रमशः 60 लाख रुपए, 2 लाख रुपए और 5 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया। रोजगार और निवेश। स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए सभी वर्गों निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव किया। विदेशी कंपनियों पर कॉर्पोरेट कर दर को 40% से घटाकर 35% करने का प्रस्ताव हुआ। कर आधार का विस्तार। फ्यूचर्स ऑफ ऑप्शन के विकल्पों पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को बढ़ाकर क्रमशः 0.02% और 0.1% करने का प्रस्ताव। प्राप्तकर्ता के द्वारा शेयरों की पुनः खरीद पर प्राप्त आय पर कर लगेगा। 2% के इक्वलाइजेशन लेवी को वापस ले लिया गया है। सामाजिक सुरक्षा लाभ। एनपीसी के नियोजनकर्ता द्वारा किए जा रहे योगदान को कर्मचारी के वेतन के 10% से बढ़ाकर 14% करने का प्रस्ताव है। 20 लाख रुपए तक की चल संपत्तियों की सूचना न देने को गैर दंडित बनाने का प्रस्ताव किया गया। नई कर व्यवस्था के तहत व्यक्तिगत आयकर में बदलाव। वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव। नई कर व्यवस्था को संशोधित टैक्स का कर संरचना। नई कर व्यवस्था में संशोधित टैक्स कर संरचना 0 से 3 लाख रुपए 0, 3 से 7 लाख रुपए 5%, 7 से 10 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख रुपए 20%, 15 लाख रुपए से अधिक 30%। नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक का कर लाभ। बजट 2024-25 के तहत विभिन्न योजनाओं पर खर्च। टॉप 4। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2,05,250 करोड़। मनरेगा के तहत 86,000 करोड़ रुपए। जल जीवन मिशन के तहत 70,163 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान के तहत 60,000 करोड़ रुपए।
बजट 2024-25 के तहत प्रमुख मदों पर व्यय। रक्षा पर 4,54,773 करोड़। ग्रामीण विकास के तहत 2,65,808 करोड़। कृषि एवं संबंध कार्यकलाप 1,51,851 करोड़। स्वास्थ्य के तहत 89,287 करोड़। शिक्षा के तहत 1,25,638 करोड़। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।